गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने न्यूमेरिकल किए थे और कार्य के बारे में अपन ने कुछ पढ़ा था। अब आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ऊर्जा। ऊर्जा कार्य का ही एक रूप है। किसी भी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता है उसको अपन कहते हैं ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है। ऊर्जा का और कार्य का दोनों का मात्रक सेम होता है। कार्य का मात्रक अपन ने कल पढ़ा था जूल। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल। कार्य अदिश राशि है, ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। ठीक है। और कोई भी ऊर्जा, अपन अभी यहाँ विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं पढ़ेंगे, तो जितनी भी प्रकार की ऊर्जा है वो ऊर्जा सदैव एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। ऊर्जा का जो रूप है वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम पंखा चलाते हैं, हम बल्ब जलाते हैं ना, पंखा चलाते हैं। तो पंखा चलाने में जो विद्युत ऊर्जा है, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी जो प्रवाहित होती है, वह विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? यांत्रिक ऊर्जा में। कब? पंखा चलाने पर। इसी प्रकार हम बल्ब जलाते हैं तो वह जो विद्युत ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? प्रकाश ऊर्जा में। तो इस प्रकार से ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। ऊष्मा ऊर्जा भी होती है। हम हीटर यूज में लेते हैं, हीटर काम में लेते हैं ना, जो पानी गर्म करने की जो रॉड है, निमज्जन छड़ है, उसको अपन काम में लेते हैं, पानी गर्म करने के लिए लेते हैं ना। तो उसमें भी क्या करते हैं, जो विद्युत ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? ऊष्मा ऊर्जा में, वो गर्म हो जाती है। प्रेस अपन करते हैं कपड़ों पे, ठीक है ना, तो उसमें भी क्या है? विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, किस में रूपांतरित होती है? ऊष्मा ऊर्जा में। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से अपन यूं कह सकते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। पवन चक्की आपने देखी होगी। पवन चक्की में क्या होता है? जो पवन ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। हवा से क्या होता है? पंखा घूमता है, पंखा घूमेगा तो क्या होगा? उसको अपन कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसी भी चीज का घूमना या किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। किसी चीज को मोटर के द्वारा अपन घुमाते हैं, ठीक है ना, तो अपन कहेंगे यांत्रिकी उत्पन्न होती है। उसको यांत्रिक शब्द जो है, यांत्रिक का मतलब होता है किसी वस्तु को घुमाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ये यांत्रिकी से रिलेटेड होता है, मैकेनिकल से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से एक प्रकार की जो ऊर्जा है उसका अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण हो सकता है। बात समझ में आ गई? आप बड़ी क्लासों में जाओगे, बड़ी क्लासों में आप देखोगे कि प्रकाश ऊर्जा से भी विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरित होती है, ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरित हो सकती है। ठीक है ना। हम गर्मी पैदा करते हैं, वाष्प बनाते हैं, वाष्प वाले इंजन, भाप के इंजन आपने सुना होगा। पुराने जमाने में भाप के इंजन चला करते थे, तो वाष्प के द्वारा इंजन का चलाना, तो वो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। इस प्रकार से बहुत से उदाहरण अपन दैनिक जीवन में देखते हैं। तो यहाँ अपन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊर्जा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य ऊर्जा का मापन है। कार्य के द्वारा ऊर्जा का मापन होता है। यह एक अदिश राशि है। कार्य भी अदिश राशि है और ऊर्जा भी अदिश राशि होता है। वह इसका मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक भी जूल है ना। ऊर्जा सदैव एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। जैसे बच्चे द्वारा खिलौने से खिलौना चलता है। बच्चे वाले जो खिलौने हैं बैटरी के द्वारा हम रिमोट वाली जो गाड़ियां हैं, रिमोट वाले जो खिलौने हैं, वो खिलौने
चलाए जाते हैं, तो इसमें भी एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के बहुत से प्रकार हैं। पहला, यांत्रिक ऊर्जा। अब कौन सी ऊर्जा को अपन किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं हैं, अलग अलग ऊर्जाओं की अलग अलग विशेषताएं भी हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति व स्थिति अथवा दोनों, कोई वस्तु गति कर रहा है या वस्तु की स्थिति, जैसे वस्तु की स्थिति का मतलब है कि कल अपन ने एक उदाहरण पढ़ा था कि हम धरातल से किसी वस्तु को h ऊंचाई पर ले जाते हैं, तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ ना। पहले वो जमीन पे रखी हुई थी, पृथ्वी पे रखी हुई थी, फिर हम उसको उठा के h ऊंचाई पर ले गए, तो उसकी स्थिति में हमने क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। ठीक है, तो स्थिति अथवा दोनों के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहलाती है? गति और स्थिति। या तो गति के कारण गतिज ऊर्जा, स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा, या दोनों। उनके कारण जो ऊर्जा होती है उसको अपन क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को अपन व्यक्त करते हैं K से, कैपिटल K से, और स्थितिज ऊर्जा को अपन व्यक्त करते हैं U से। तो सूत्र क्या बन जाएगा? E बराबर K प्लस U। E क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। K क्या है? गतिज ऊर्जा। U क्या है? स्थितिज ऊर्जा। K गतिज ऊर्जा, U स्थितिज ऊर्जा और E यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। दूसरी जो ऊर्जा है वो है ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा, हीट, गर्माहट। ठीक है ना? ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा गतिमान ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। जैसे घर में आग की चिमनी, ये सूक्ष्म कण उच्च ताप से निम्न ताप पर ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। कोई कण जो है, वायुमंडल के जो कण है, विभिन्न कण, उनको अगर ऊष्मा मिल जाती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है ना? ये बात आपने पानी में भी देखी होगी। पानी को आप गर्म करते हुए आपने देखा होगा। पानी, आप गैस पे पानी रखते हो गर्म करने के लिए, उसको गर्म होते हुए देखिए आपको नीचे से ऐसे लगेगा जैसे जो पानी के अणु है वो ऊपर की ओर आ रहे हैं। जो धाराएं हैं एक लहर से उत्पन्न होती है, तो पानी के जो अणु हैं उनमें हलचल होती है। नीचे वाले जो अणु हैं पानी के वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, पहले वो गर्म होते हैं नीचे वाले, क्योंकि गैस नीचे से जल रही है। ठीक है ना? तो नीचे वाले पानी के अणु जब गर्म हो जाएंगे तो वो गर्म होते ही क्या होंगे? वो गति करने लगेंगे। गर्म होते ही अणु क्या करते हैं? अणु या कण कोई भी, वो गति करने लगते हैं, उनको ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है? और वो अणु ऊपर की ओर आएंगे। ऊपर की ओर आएंगे तो उनकी जगह कौन से अणु आ जाएंगे? जो ठंडे अणु हैं, जिनके पास ऊर्जा अभी तक नहीं आई, वो अणु उनके स्थान पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से कण या अणु ऊर्जा प्राप्त करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हमेशा गति करते हैं। ठीक है? और इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण भी करते हैं। एक और मैं आपको उदाहरण बताऊं कि लोहे की कोई छड़ है, उस लोहे की छड़ के एक सिरे को हम अगर गर्म करें तो दूसरा सिरा भी हमें गर्म लगता है। यह आपने कभी महसूस किया होगा। अगर आपने किचन में काम किया है या आपने देखा है, तब आपने देखा होगा कि छड़, लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर हमें दूसरा सिरा भी गर्म लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ कणों द्वारा।
ठीक है, वो कण कंपन करते हैं, एक अणु से दूसरा अणु ऊर्जा ले लेता है, दूसरे से तीसरा ले लेता है, तीसरे से चौथा ले लेता है, इस तरह से वो ऊर्जा कहाँ तक पहुंच जाती है, दूसरे सिरे तक। तो ये होती है ऊष्मा ऊर्जा। नंबर 3 है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा में आपने हमारा जो रासायनिक क्रिया वाला चैप्टर था, जो हमारा बीच में रह गया, जो हमने क्लास में पढ़ा था, उसमें भी आपने देखा होगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब कोई भी केमिकल रसायन जो है वो आपस में जब क्रिया करते हैं तब ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्रिया के द्वारा जब कोई भी रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो उनके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, आपने छोटी क्लासों में देखा होगा कि एक कांच के पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं और 2 इलेक्ट्रोड लगा के उसमें हम विलयन बनाते हैं, एक विद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन बनाया जाता है। और विद्युत अपघट्य पदार्थ का जब विलयन बनाते हैं तब उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, और वही रासायनिक ऊर्जा जो आवेश है वो वही रासायनिक ऊर्जा लेकर पूरे परिपथ में घूमता है। ठीक है ना, तो बैटरी के द्वारा भी हमें रासायनिक ऊर्जा मिलती है। कोयले को जलाते हैं तब भी रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक क्रिया होती है। कोयले में भी कार्बन और ऑक्सीजन की आपस में क्रिया होती है। ठीक है ना, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके और रासायनिक गैस बनाते हैं और रासायनिक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो रसायनों के आपस में क्रिया करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो कैसी ऊर्जा कहलाएगी, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। बैटरी, भोजन में भी कई रासायनिक केमिकल होता है, वो आपस में क्रिया करते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। कोयला, रसोई गैस जो अपन खाना बनाते हैं तो वो भी एक रासायनिक पदार्थ है उसके अंदर, आदि रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। अब है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा के बारे में तो अपन पहले विद्युत धारा पढ़ी थी ना, अपन ने पिछले चैप्टर में 10वां जो चैप्टर था विद्युत धारा पढ़ी थी ना, उसमें आवेश गति करता है ना, तो आवेशों के द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। हम घरों में बिजली की जो भी युक्तियां उपयोग में लेते हैं वो विद्युत ऊर्जा से ही चलती हैं, जैसे फ्रिज है, कूलर है, एसी है, प्रेस है, हीटर है, ओवन है, जो भी अपन यूज में लेते हैं वो सारी किस ऊर्जा से चलती हैं, विद्युत ऊर्जा से। पंखे हैं, बल्ब हैं, ठीक है, ये सब विद्युत ऊर्जा के ही उदाहरण हैं। इन सब में विद्युत ऊर्जा काम में आती है। 5वां जो ऊर्जा का प्रकार है वो है गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था ना, कि किसी भी वस्तु को अगर अपन ऊपर की ओर उछालते हैं तो क्या होता है, ऊपर की ओर उछालने पर क्या होगा, आपने कभी किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछाला होगा ना, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे जैसे अपन ऊपर की ओर किसी वस्तु को उछालेंगे तो उसके वेग शुरू में तो सबसे ज्यादा होगा, उसका गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, उसका वेग सबसे ज्यादा होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे उसका वेग कम होता है या ज्यादा होता है। सोचिए कि जैसे किसी वस्तु को अपने ऊपर फेंका तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी वैसे उसके वेग में कमी आएगी या बढ़ेगा वेग, और लास्ट में क्या होता है, तो आप क्या देखते हैं कि जैसे जैसे वो पिंड ऊपर की ओर जाता है, बॉल या किसी भी वस्तु को अपन ने फेंका तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगी तो उसके वेग में कमी आती है, वेग कम होता है, और लास्ट में क्या होती है, वो एक क्षण के लिए रुकेगी ऊपर, एक क्षण के लिए रुककर फिर वापस वो नीचे की ओर गिरती है। ये आपने बहुत बार देखा होगा, नहीं देखा है, नहीं किया तो आज ही कर लेना। बॉल लेना और बॉल को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंकना, ठीक है ना, वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका वेग कम होगा,
और लास्ट में वो रुकेगी, एक क्षण के लिए रुकेगी और वापस वो नीचे की ओर आ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के कारण प्रत्येक वस्तु पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हमने किसी वस्तु को ऊर्जा देकर उसको ऊपर की ओर फेंका, लेकिन एक बल ऐसा है जो उस वस्तु को निरंतर नीचे की ओर खींच रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा? उसका वेग धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह नीचे की ओर एक बल महसूस कर रहा है। कौन सा बल? पृथ्वी के कारण लगने वाला बल, जिसको अपन गुरुत्वीय बल कहते हैं, जिसके बारे में अपन ने 9th क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है। और एंड में उसका वेग क्या होगा? 0 जाएगा ऊपर। एक क्षण के लिए रुकेगी तो वेग क्या हो जाएगा? उसका 0 जाएगा। और जैसे ही वो रुकेगी, रुकने पर क्या होगा? उस पर पृथ्वी के कारण नीचे की ओर बल लगेगा। तो बल लगेगा तो वो नीचे आना प्रारंभ हो जाती है, वापस वो नीचे की ओर गति करना शुरू कर देती है। बात समझ में आ गई? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको अपन कहते हैं गुरुत्वीय ऊर्जा। ये पृथ्वी से रिलेटेड है। गुरुत्वीय शब्द जहां भी आ जाए, ये मान लो पृथ्वी से रिलेटेड है। गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय ऊर्जा, ये जितने भी गुरुत्वीय शब्द से रिलेटेड जो भी आपके नाम आएंगे वो सारे पृथ्वी से रिलेटेड होंगे। ठीक है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर खींची जाती हैं, पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। ठीक है। वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है। ठीक है। इसी ऊर्जा के कारण झरनों व नदियों में पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। झरनों में जब पानी ऊपर से गिरता है तो वो नीचे गिरेगा। किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो नीचे गिरेगी वापस। ठीक है। तो वो पृथ्वी के कारण होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। समझ में आई बात? अगली जो ऊर्जा है वो है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा आपके लिए एकदम नई है, नया शब्द है ये। नाभिक के बारे में हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि नाभिक कहाँ होता है, नाभिक में कौन रहता है। परमाणु नाम सुना है। परमाणु के केंद्र पर एक नाभिक होता है। ठीक है। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मैंने 9th क्लास में बहुत अच्छे से आपको समझाया था। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है मूलतः, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों कणों में से इलेक्ट्रॉन जो है वो तो नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर रहते हैं। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहते हैं उनमें प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? धनावेश। और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं होता। ठीक है। अब बहुत सारे धनावेश अगर एक ही जगह पर इकट्ठे हैं, आप लोग ये भी जानते हैं कि धनावेश को प्रतिकर्षित करता है ना। धनावेश को प्रतिकर्षित करता है। तो आप सोचिए कि बहुत सारे धनावेश एक छोटी सी एरिया मतलब कितना आकार, नाभिक का आकार कितना होता है? 10 की घात -15 मीटर। नाभिक का आकार कितना होता है? 10 की घात -15 मीटर। रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र वाला प्रयोग बहुत अच्छे से मैंने आपको याद भी करवाया था और बहुत अच्छे से आपने समझा भी था उसको। उसमें नाभिक का आकार भी आया है। ठीक है ना। रदरफोर्ड ने ही नाभिक का आविष्कार किया था। उन्होंने बताया था कि 10 की घात -15 मीटर आकार नाभिक का होता है, इतनी छोटे आकार में। और बहुत सारे धनावेश एक जगह इकट्ठे हैं।
हम जानते हैं कि धनावेश धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, तो वो किस कारण से एक जगह इकट्ठे रह जाते हैं? वो नाभिकीय ऊर्जा के कारण। ऐसी एक ऊर्जा जो उनको बांधे रखती है, ऐसी एक ऊर्जा जो नाभिक के अंदर विद्यमान रहती है, उसी को अपन कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिक के अंदर जो विद्यमान ऊर्जा है उसको अपन कहेंगे नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, अब वो बाहर कैसे आती है, या वो हम इस नाभिकीय ऊर्जा का यूज किस प्रकार से ले सकते हैं, वो अपन लेते हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। अब विखंडन और संलयन होता क्या है? विखंडन का मतलब होता है टूटना, टुकड़े होना, और संलयन का मतलब होता है जुड़ना। विखंडन का मतलब तो खंड खंड होना, टूटना, और संलयन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो ये दोनों ही क्रियाएं जब होती है, नाभिक जब जुड़ते हैं, कौन से नाभिक जुड़ेंगे? छोटे छोटे आकार के जो नाभिक हैं, जैसे हाइड्रोजन का नाभिक बहुत छोटा होता है, उसमें हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन की मात्रा और न्यूट्रॉन की मात्रा बहुत कम होती है। तो छोटे छोटे जो परमाणु हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की मात्राएं कम होती हैं, वो नाभिक परस्पर क्रिया करके वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? संलयन। तो जब दो नाभिक या बहुत से नाभिक आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो उसको अपन कहते हैं नाभिकीय संलयन होना। ठीक है, और जब नाभिकीय संलयन होता है तो बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह ऊर्जा क्या कहलाती है? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, और विखंडन का मतलब क्या होता है? एक बड़ा नाभिक है, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम का नाभिक बड़ा होता है। ठीक है ना, तो यूरेनियम के टुकड़े होते हैं, एक नाभिक टूटकर दो नाभिकों में बन जाता है, तो उस स्थिति में भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा निकलती है। तो उसको क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन ऊर्जा। नाभिकीय विखंडन ऊर्जा कब बनती है? जब नाभिक टूटते हैं। नाभिकीय संलयन ऊर्जा कब बनती है? जब दो या दो से अधिक नाभिक जुड़ते हैं, जुड़कर बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो उसको अपन नाभिकीय संलयन क्रिया कहते हैं। तो दोनों ही क्रियाओं में ऊर्जा प्राप्त होती है, और यह ऊर्जा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, सभी प्रकार की ऊर्जा दो रूपों में होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अपन इतना ही पढ़ेंगे आज। यांत्रिक ऊर्जा जो है उसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। तो आज ये आप पढ़ना, नोट्स लिख लेना आप। ठीक है, धन्यवाद।